नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का YouTube प्लेटफॉर्म जोग्रो बाई पवन सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि अपनी क्लास थी राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, वो हमने बहुत शानदार तरीके से पूरी की और जिस भी कंपटीशन का एग्जाम है उन सभी से संबंधित क्वेश्चन भी उसमें सारे सल हो रहे हैं। तो उसी अकॉर्डिंग आज हमारी नई क्लास स्टार्ट हुई है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। उससे संबंधित राजस्थान से संबंधित जितने भी भौतिक प्रदेश है, किन किन रूपों में बांटा गया है, उनकी क्या क्या विशेषता है, उन सभी को हम मद्देनजर रखते हुए उन सारे टॉपिकों को हम कवर करेंगे। जैसा कि जो भी विद्यार्थी लेब असिस्टेंट 4th ग्रेड, रीट पटवार और लेब असिस्टेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के राजस्थान के भौतिक प्रदेश का टॉपिक आता है तो उन सभी विद्यार्थियों को क्लास को शेयर कर दें जिससे कि वो इसका लाभ उठा सके। इसी के अकॉर्डिंग हम अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। आज की क्लास बहुत ही मजेदार और शानदार रहने वाली है। इसी के साथ हम शुरू करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में क्या क्या विशेषता है, किसने कितने प्रकार में विभाजन किया है, उन सभी से संबंधित हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें राजस्थान के भौतिक प्रदेश, तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा जी ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 7 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 7 भागों में। किसने बांटा है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। किसने बांटा है? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। उसी के अकॉर्डिंग देखो, राजस्थान भौतिक प्रदेशों का विभाजन मुख्य रूप से प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किया है अपनी पुस्तक राजस्थान के भूगोल में। उन्होंने राजस्थानी भौतिक प्रदेशों को 7 भागों में बांटा है। एक ही क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने कितने भागों में बांटा है। उसी के अकॉर्डिंग वैसे देखें तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। और 4 भाग कौन कौन से हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला हमारा आता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उसके बाद हम देखते हैं तो अरावली क्षेत्र आ जाता है, अरावली पर्वतीय प्रदेश। जो तीसरा आता है वो मैदानी भाग आ जाता है जो नदियों के बेसिन क्षेत्र से बना हुआ है। और तीसरा जो हमारा आ जाता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब उसी को हम मैप में भी कवर करेंगे, करते चलेंगे जिससे कि हम आसानी से इस चीज को समझ सके। तो ये हमारा राजस्थान का मैप है जिसमें कि आपका कल कई बच्चों की डिमांड थी कि सर चित्र के अकॉर्डिंग क्यों नहीं समझा रहे, तो हम आपके लिए चित्र जिसमें कि आपको अच्छे से समझ आ सके उसके अकॉर्डिंग प्रबंध किया है हमने। और मुझे बताना कमेंट करके कि कैसा लगा हमारा ये वाला तरीका। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में सबसे पहले ये भाग आपकी अरावली वाला क्षेत्र आ जाता है मध्य भाग में। इसी के जो पश्चिमी क्षेत्र है ये वाला है शुष्क पर्वतीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ये राजस्थान का शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो हम देख रहे हैं कि राजस्थान के जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है और राजस्थान के लगभग 2/3 भाग में फैला हुआ है। कितने भाग में? 2/3 भाग में। मैप में आपको अंदाजा लग भी रहा होगा। उसके बाद जो हमारा आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा आता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये वाला भाग जो कि नदी बेसिनों से बना हुआ है। ये वाला भाग किसमें है? मैदानी प्रदेश। उसी के साथ हम जब देखते हैं आपका जो चौथा है वो है हाड़ौती का पठार क्षेत्र या पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र। यह आ गया आपका हाड़ौती का पठार। तो अब इसको हम दर्शा भी चलते हैं। देखो ये हो गया आपका पश्चिमी रेतीला मैदान या शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल। उसके बाद हम देखें दूसरे नंबर पे तो आपका आ जाता है कौन सा? अरावली। ये वाला भाग कौन सा हो गया? अरावली। आप मैप में ये भी देख सकते हैं कि किसका कितना भाग हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग तो हम उसका अंदाजा लगा पाएंगे कि कौन सा क्षेत्र बड़ा है कौन सा छोटा है। उसके बाद हम देखें ये आपका आ गया मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र जो किससे बना हुआ है? नदी बेसिनों से बना हुआ है ना। उसी के साथ जो चौथा वाला अपना आ जाता है वो आ जाता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो इसमें हम देख रहे हैं कि राजस्थान को 4 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन प्रोफेसर वीसी मिश्रा साहब ने कितने भागों में बांटा था? 7 भागों में। और वैसे सामान्य रूप से हम जब विभाजित करते हैं राजस्थान को तो कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में। उसी के साथ आप देख लो यह हो गया आपका पश्चिमी रेतीला मरुस्थल या फिर शुष्क पर्वतीय शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। यह आपका हो गया अरावली, यह मैदानी क्षेत्र, यह दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो यह शानदार समझ में आ गया होगा, आपको विभाजित कर लिया होगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अब हमने क्या काम किया है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को एक ही क्लास में शॉर्ट एंड स्वीट रूप में रखने के लिए
एक समरी के रूप में ये क्लास ली जा रही है, जिससे कि हम सारे भौतिक प्रदेशों की छोटी छोटी जो मेन विशेषता है वो हमारे दिमाग में बैठ सके, क्योंकि पृष्ठभूमि जरूरी है इसी के लिए। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को विभाजित करने के लिए, हमने उनकी विशेषता जानने के लिए इसमें समरी रूप में एक सारणी दी गई है। यह आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसमें देखो ये हो गया आपकी अरावली, ये वाला भाग हो गया आपका अरावली वाला क्षेत्र, ठीक है। ये आपका हाड़ौती वाला प्रदेश हो गया, ये वाला भाग। उसी के साथ देखिए ये नदी बेसिन हो गया। अब इसको लिख भी लेते हैं, जैसे ये वाला भाग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश प्रदेश। उसी के साथ ये वाला भाग हो गया आपका अरावली। कौन सा हो गया? अरावली। इसी के साथ ये वाला भाग हो गया आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। आप मुझे ये बताओ कि पूर्वी मैदानी प्रदेश इसका नाम क्यों पड़ा? भाई इसका नाम, ये विस्तार तो इसका दक्षिण में भी हो रहा है ना, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश क्यों पड़ा इसका नाम? हाड़ौती प्रदेश या दक्षिण पूर्वी पठार, दक्षिण पूर्वी पठार। हाँ भाई मोहित, जवाब दो मुझे कि अरावली के पूर्व में स्थित होने के कारण इसका नाम पड़ा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, क्योंकि मैदानी भाग का तो दक्षिण में भी विस्तार है, तो इसका नाम पूर्वी मैदानी प्रदेश इसलिए पड़ा है क्योंकि अरावली के पूर्व में स्थित होने के कारण। अब इसकी जो क्या क्या विशेषता है उसमें भी देख लेते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं समय, क्योंकि इनका कौन से समय, कौन सा पुराना है, कौन सा मिड वाला है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो सबसे प्राचीन होगा वो कौन सा है? अपनी अरावली। सबसे प्राचीन कौन सी है? अरावली है ना, सबसे प्राचीन, क्योंकि यहां पे कौन सी है? सबसे प्राचीन होने के कारण ये अरावली वाला भाग, इसका पहले विस्तार हुआ था, ये वाला भाग हो गया अरावली, सबसे प्राचीन। अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा, या इधर उधर मुंह घुमा रहे हो? सबसे प्राचीन। उसके बाद देखें तो पहाड़ी क्षेत्र कौन सा आ जाता है? जो पठार क्षेत्र है वो हाड़ौती प्रदेश। तो दूसरा वाला भाग कौन सा होगा सबसे, उस दूसरे नंबर पर प्राचीन? सेकंड नंबर में प्राचीन होगा आपका हाड़ौती वाला पठार। उसी के साथ हम देखें तीसरे नंबर पे कौन सा होगा? तो ये नदियों का जो विस्तार हुआ है, बेसिन बने हैं, वो तीसरे नंबर पर आता है समय के अनुसार। किसरे नंबर पर आता है? तीसरे नंबर पर। उसी के साथ हम देखें तो सबसे जो नया है, सबसे नया, तो सबसे नया आपका कौन सा हो जाता है? मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश सबसे नया है। सबसे प्राचीन की बात की जाए तो आपकी अरावली आती है, उसके बाद बात की जाए तो हाड़ौती का पठार क्षेत्र आ जाता है। उसी के बाद हम बात करें तो अरावली के पूर्व में स्थित मैदानी प्रदेश आ जाता है, और सबसे नए की बात करें तो मरुस्थलीय प्रदेश। ये तो सही से कवर हो गया है ना आपका। उसके बाद हम देखते हैं युग की, कि कौन कौन से युग में इनका विस्तार हुआ है, ठीक है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। क्योंकि प्राचीन नए के बारे में हमने समझ लिया है कि सबसे प्राचीन अरावली, उसके बाद हाड़ौती प्रदेश, उसके बाद पूर्वी नदी प्रदेश, उसके बाद मरुस्थलीय प्रदेश। सबसे प्राचीन कौन सा है आपका? अरावली। और कौन से काल में है? प्री कैम्ब्रियन काल। कौन से काल में है? प्री कैम्ब्रियन काल। तो इसके बारे में देखो कौन सा काल हो गया इसका? प्री कैम्ब्रियन काल। अरावली का विस्तार कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल, प्री कैम्ब्रियन काल, ठीक है। तो सबसे प्राचीन अरावली, और विस्तार कब हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल। उसके बाद हम देखते हैं तो किसका विस्तार हुआ है? हाड़ौती का। दक्षिण पूर्वी पठार का आया है, तो दक्षिण पूर्वी पठार का किस युग में है? क्रेटेशियस युग। कौन सा है? क्रेटेशियस युग। तो ये भी अच्छे से याद रखना है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अरावली वाला प्री कैम्ब्रियन काल, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश क्रिटेशियस काल। ये हो गया आपका क्रिटेशियस काल, क्रिटेशियस काल, क्रिटेशियस काल, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन काल और क्रिटेशियस काल। उसके बाद आता है आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश, क्योंकि तीसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर विस्तार किसका हुआ है? पूर्वी मैदानी प्रदेशों का। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश किसमें आता है आपका?
प्लेस्टोसीन प्रारंभिक काल। तो प्लेस्टोसीन का जो काल आता है वो दो कालों में विभाजित है। अपने पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश भी प्लेस्टोसीन काल का ही है, और उसके बाद देखें पूर्वी मैदानी प्रदेश भी किसका है, प्लेस्टोसीन काल का ही। अब ये वाला प्रारंभिक वाला है और ये वाला प्राचीन है, तो इसमें हम देख लेते हैं। देखो प्लीस्टोसीन काल, प्लीस्टोसीन काल ये कौन सा है, उत्तर वाला मतलब उसके बाद। और प्रारंभिक वाला में कौन सा आया था, दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये कौन सा आएगा, प्लीस्टोसीन काल, प्लीस्टोसीन काल ये कौन सा है, प्रारंभिक वाला, सॉरी। तो सबसे प्राचीन अरावली कौन सी है, प्री कैम्ब्रियन काल। उसके बाद हम देखते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, वो कौन से काल का है, क्रेटेशियस काल का। उसके बाद देखते हैं दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश, और ये मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये किसका काल का है, प्लीस्टोसीन काल का, और प्लीस्टोसीन काल में भी प्रारंभिक काल का। उसके बाद हम देखते हैं कि जो आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये भी प्लीस्टोसीन काल का ही है, लेकिन ये उत्तर काल का है, और वो मैदानी क्षेत्र किस काल का है, प्रारंभिक काल का। ठीक है, आगे बात समझ में आपके, समझ में घुस रही है, नहीं घुस रही है आपकी बुद्धि में। उसके बाद हम देखें तो क्षेत्रफल के आधार पर, किसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, कि किस किस विभाग में कितने कितना क्षेत्रफल के रूप में बटा हुआ है। तो सीधा सा आपको मैप में देखते हो तो भी आपको समझ आ रहा होगा कि जो आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो लगभग 2/3 भाग में बटा हुआ है। इसका विस्तार कितना है, 2/3 भाग में, और 2/3 भाग के अकॉर्डिंग इसका कितना है, 61.11%। कितना भाग है, 61.11%। इसके लिए अलग कलर ले लेते हैं, 61.11% भाग। ठीक है, याद रखना ब्लू कलर में क्षेत्रफल दर्शा रहे हैं अपन। 61.11% भाग में क्या है, मरुस्थलीय प्रदेश। उसके बाद देखें अरावली भाग में, अरावली आपकी लगभग 9.1% भाग में फैली हुई है। कितने भाग में, 9.1% भाग में। ये हो गई आपकी 9.1%। सही है भाई, क्योंकि 61.11 तो हमने मरुस्थल को दे दिया, उसके बाद अरावली को दे दिया कितना, 9.1%। उसके बाद देखें तो आपका जाता है पूर्वी मैदानी भाग, इसका विस्तार कितना है, 23.3%। 23.3%। तो भाई मैदानी भाग को भी देना पड़ेगा ना, 23.3%। कलर को याद रखना कि ब्लू कलर है वो हम इसमें क्षेत्रफल को दर्शा रहे हैं। उसके बाद देखें तो आपका बच गया दक्षिण पूर्वी पठार, जिसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। यह भाग पाया जाता है 6.49%। सबसे कम भाग में कौन सा फैला हुआ है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, यानी कि हाड़ौती का प्रदेश। कितने भाग में है, 6.49%। ठीक है, 61.11 मरुस्थल। उसके बाद अरावली आ जाती है आपकी 9.1%, 23.3% पे पूर्वी मैदानी प्रदेश आ जाता है। उसके बाद 6.49% आपका दक्षिण पूर्वी हाड़ौती प्रदेश। अब देखें जनसंख्या के आधार पर, क्योंकि जनसंख्या भी तो जानना जरूरी है ना, कि विस्तार इतना फैला हुआ है और जनसंख्या कितने निवास करती है, क्योंकि इसका मोटा मोटा आपको अंदाजा जरूर होना चाहिए। क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से आपको डेप्थ में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने के बजाय मोटे मोटे आ जाते हैं, जो कि आपको समझ नहीं आते, क्योंकि आसानी से छोड़ जाते हैं उनको, तो मैप में समझते ही नहीं हो कितना कितना परसेंट है। अब जनसंख्या के आधार पर देखें तो आपका मरुस्थलीय प्रदेश में कितनी जनसंख्या निवास करती है, लगभग राजस्थान की 40% जनसंख्या। और इसकी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि थार का मरुस्थल एकमात्र ऐसा मरुस्थल है जो आबादी के हिसाब से पहले नंबर पर आता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है मरुस्थल की दृष्टि से, थार का मरुस्थल। और कितनी जनसंख्या निवास कर रही है आपके राजस्थान में, थार के मरुस्थल में, 40%, लगभग 40%। ठीक है, तो इसको भी अंकित कर देते हैं। कौन सा कलर यूज करें इसमें, बताओ आपका फेवरेट कलर कौन सा है। रेड से तो हमने दर्शा दिया ना, ये तो लास्ट स्टॉप आपका पिंक बचा है। किस किस का फेवरेट है पिंक, जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो ये 40%।
तो 40% जनसंख्या किसमें निवास करती है? आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। उसके बाद देखें अरावली प्रदेश में, तो अरावली प्रदेश में लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है। कितनी? 10% जनसंख्या। अरावली में कितना है? 10% जनसंख्या। उसके बाद देखें पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश में आपने देखा है कि नदियों के बेसिन से बना हुआ है, और नदियों के बेसिन से बने होने के कारण यहाँ की जो मृदा है वो भी उपजाऊ है, क्योंकि नदी का प्रसार होता है, तो इसी कारण उपजाऊ जलोढ़ मृदा यहाँ पाई जाती है। इसी के कारण जनसंख्या भी इसमें ज्यादा निवास करती है। समझ आ रहा है ना? एक एक पहलू को पकड़ के चलो, जिससे आसानी से समझ में आएगा आपके। तो आपके मैदानी प्रदेश में कितनी हो गई? 39% जनसंख्या निवास करती है। कितने प्रतिशत? 39%। उसी के साथ हम देखें आपका दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में लगभग 11% जनसंख्या निवास करती है। कितने? 11% जनसंख्या। तो इसको भी डाल देते हैं 11%। स्पेस तो कम ही बचा है, समझ जाना आप। पिंक कलर में किसको दर्शा रहे हैं अपन? जनसंख्या को। किसको? जनसंख्या को। ठीक है, तो ये आपकी मोटा मोटा था मरुस्थलीय प्रदेश में प्राचीन नया कौन सा है उसके अकॉर्डिंग। अब हम आगे चलते हैं। आपको क्लियर हो जानी चाहिए समय के बारे में, युग के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में, जनसंख्या के बारे में, कि कौन से प्रदेश में कितना कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, कितना क्षेत्रफल है, उसमें युग कौन सा है, समय कौन सा है, प्राचीन कौन सी है, नया कौन सा है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में कि कितना प्रतिशत हिस्सा है। हिस्सा भी तो जरूरी है ना, कितने कितने प्रतिशत हिस्सा है, और भारत के भौतिक प्रदेशों में किस विभाग में आता है। हम अब किसका विभाजन कर रहे हैं? राजस्थान के भौतिक प्रदेश का। लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि अपना राजस्थान भारत के भौतिक प्रदेशों में किस विभाग के अंतर्गत आता है, किस प्रदेश के अंतर्गत आता है। क्योंकि राजस्थान का तो पता है, लेकिन भारत में भी तो पता होना चाहिए अपने को, क्योंकि बात हमारे राजस्थान की और भारत में चर्चा हो तो हम जानना जरूरी है ना अपने लिए। अब बात करते हैं अपन राजस्थान की। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में जब चर्चा करते हैं, ये आपके हो गए अरावली। क्या हो गई? अरावली। ये आपका हाड़ौती प्रदेश। ठीक है, ये पश्चिमी रेतीला मरुस्थल। अब इसमें अंकित कर देंगे अपन चीजों को। ये तो समझ में आ गया ना सही से। ये वाला भाग बीच में मिड में आपकी कौन सी है? अरावली। इसके पूर्व में मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश के पूर्व में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, और पश्चिमी भाग में थार का मरुस्थल। क्या है? थार का मरुस्थल। अब इन चीजों को अंकित कर देते हैं। जो आपका उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो किस में आता है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है जी, इसको भी अंकित कर देते हैं। किसमें? उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। विशाल मैदान। ठीक है जी, कर दिया इसको। थार का मरुस्थल किसमें आता है? उत्तर का विशाल मैदान में। उसी के साथ हम देखें आपका आ जाता है अरावली प्रदेश। यह आ जाता है आपका प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में। राजस्थान को दो ही विभागों में बांटा गया है भारत के भौतिक प्रदेश के अकॉर्डिंग। कितने भागों में? दो ही भागों में। तो मरुस्थल आपका कौन सा आ गया? उत्तर का विशाल मैदानी क्षेत्र में। अब आपका आ जाता है अरावली किसमें आ जाती है? प्रायद्वीप पठारी प्रदेश में। ये किसमें आ जाता है? प्रायद्वीप पठारी प्रदेश में। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। ठीक है, उसी के साथ हम देखें उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये आपका आ जाता है फिर से उत्तर का विशाल मैदान में। देखो जहां अरावली है ये तो स्वाभाविक है, यहाँ पे पर्वत विराजमान है, तो पर्वत है तो पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण ये किस में आएंगे? प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में। उसी के साथ हम देखें आपका ये आ गया मैदानी क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। तो उत्तर के विशाल मैदान में आपका मरुस्थलीय प्रदेश भी आ गया और पूर्वी मैदानी प्रदेश भी आ गया। उसी के साथ हम देखें जो आपका हाड़ौती का क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ये किस में आता है? ये भी आपका प्रायद्वीपीय भारत में आता है। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश।
प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। प्रायद्वीप का मतलब तो समझते हो ना आप, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, पठारी प्रदेश। ठीक है, चलो हमने भारत के भौतिक विभागों में राजस्थान कहां पे स्थित है, किस विभाग के अंतर्गत आता है, वो हमने देख लिया है। क्योंकि राजस्थान दो ही विभागों के अंतर्गत आता है। कौन कौन सा? एक तो उत्तर का विशाल मैदान, दूसरे नंबर पे आता है आपका प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। ठीक है, पठारी प्रदेश में कौन सा आ जाएगा? अरावली और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। उसके बाद देखें मैदानी भाग में उत्तर का विशाल मैदान में आपका आ जाता है मरुस्थलीय प्रदेश और नदी बेसिन। ठीक है, अब बात करते हैं हम ढाल के बारे में कि ढाल किस किस दिशा में है, किस किस हिस्से का। ठीक है, ये भी जरूरी है। अब हम देखें जो आपका मरुस्थलीय प्रदेश है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, लगभग इसका जो ढाल है वो लगभग किस रूप में है? कुछ इस प्रकार। किस प्रकार है? कुछ इस प्रकार। देखो ये आपका ढाल आ रहा है, क्योंकि आपने देखा है जो आपकी लूनी नदी है उसका विस्तार भी किस ओर है, क्योंकि जल हमेशा किस ओर जाता है? ढलान की ओर। तो हमें स्वाभाविक रूप से पता होना चाहिए कि अगर नदी का जल वहां जा रहा है तो ढाल भी किस साइड होगा? इसी साइड होगा। तो हम बात करें थार का मरुस्थल की, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम जो कि आपका मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका ढाल किधर है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। उसके बाद देखें अरावली, तो अरावली का हम देखें इस स्थान पर तो विस्तार क्या है? ऊंचाई अधिक है, और इधर देखें तो मिड में कम है और पूर्वी भाग में फिर से ज्यादा हो जाती है। मैं प्लस से ज्यादा अंकित कर देता हूं। ठीक है, यहां पे 1 प्लस और यहां पे 2 प्लस। तो अरावली को हम लगभग 3 भागों में बांटते हैं। तो इसमें हम देखें तो आपके जो उदयपुर वाला और सिरोही वाला हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पे माउंट आबू स्थित है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी, तो यहाँ पे ऊंचाई होने के कारण और ढलान किधर हो रहे हैं? आपके जो पूर्वी अरावली है उस विभाग की ओर। अब बात करते हैं हम पूर्वी मैदानी प्रदेश की, पूर्वी मैदानी प्रदेश की। तो इसका विस्तार जब हम देखते हैं तो यहाँ पे नदियां किस ओर जाती है? पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, क्योंकि बनास भी निकल के जाती है और चंबल भी निकल के जाती है। पूरब से पश्चिम, सॉरी पश्चिम से पूरब की ओर। अब बात करते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ये आपके दक्षिण उत्तर से पूरब की ओर, ये वाला भाग पठारी प्रदेश। तो यहां पे आपने पता है काली सिंध, आहू और आपकी चंबल नदी कुछ इस प्रकार से प्रवाह करती है। तो ये हो गया ढाल कि ढाल किस ओर है। अब उसके बाद देखें औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई में देखें 150 से 380 मीटर। तो आपको पता है कि यहाँ पे ढलान ज्यादा है, क्योंकि ये अरावली के पश्चिमी भाग में है, मैदानी प्रदेश है, लूनी नदी का प्रवाह भी इस दिशा की ओर ही होता है। ठीक है, तो इसका विस्तार, इसकी ऊंचाई कितनी है? 150 से 380 मीटर। उसके बाद हम देखें अरावली वाला भाग, अरावली की औसत ऊंचाई के रूप में हम देखें तो सामान्य रूप से 930 मीटर। कितनी है अरावली की सामान्य औसत ऊंचाई? उसके बाद देखें पूर्वी मैदानी भाग, ये आ जाता है आपका 200 से 500 मीटर। उसी के साथ हाड़ौती प्रदेश में 450 से 600 मीटर। तो ये हो गया हमारा राजस्थान को भारत के भौतिक प्रदेश में किस रूप में बांटा गया है, किस विभाग में बांटा गया है। उसी के साथ इसका ढाल की दौर है, कितनी ऊंचाई कितनी है, उस रूप में हमने देख लिया। अपने दिमाग में बैठा लो इन सब चीजों को, क्योंकि इन्हीं के प्रवाह के अकॉर्डिंग ही तो आप समझ पाओगे चीजों को। भाई ढलान उसी ओर होगा जहां, उसी ओर तो प्रवाह होगा नदी का जिस ओर ढलान होगा। आपने देखा है कि जल विपरीत दिशा की ओर जा रहा हो जहां ऊंचाई हो। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होना चाहिए, युग के बारे में, जनसंख्या के बारे में, समय के बारे में, कौन से काल के कितनी जनसंख्या निवास करती है, उससे रिलेटेड भारत में किस विभाग में बटा हुआ है, उसी का अकॉर्डिंग हम देखें इसका उच्चावच कितना है, ऊंचाई किस ओर है, ढलान किस ओर है। ठीक है, अब हम नए जगह पहुंचे तो वर्षा के बारे में। किसके बारे में? वर्षा के बारे में, कि वर्षा का क्षेत्र के रूप में हम बांटे कि किस
प्रदेश में कितनी वर्षा होती है औसतन, क्योंकि औसतन के रूप में, ये लगभग के रूप में, औसतन के रूप में, एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट तो हर क्षेत्र में अलग अलग सेंटीमीटर वर्षा होती है, ये औसतन रूप में लिया गया आंकड़ा है। अब बात करें मरुस्थलीय प्रदेश। अब मरुस्थलीय प्रदेश में जाने से पहले हम इनको सीमांकन तो कर दें। ये वाले भाग हो गए हमारे अरावली, ये हाड़ौती प्रदेश, और ये मिड वाला दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये थार का मरुस्थल। अरावली में, इसमें सॉरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में लगभग 10 से 40 सेंटीमीटर वर्षा। इसमें वर्षा कम होने का रीजन क्या है? वर्षा कम होने का रीजन स्वाभाविक रूप से, क्योंकि ये मिड में क्या है, अरावली का विस्तार है, और अरावली लगभग राजस्थान को 2 भागों में विभाजित कर रही है, और 2 भागों में विभाजित करने के कारण जो मानसून आता है वो अरावली से टकराने के कारण ये वाला पश्चिमी भाग इसके वृष्टि छाया के क्षेत्र में आ जाता है, और जहां वृष्टि छाया के क्षेत्र में आ जाएगा वहां वर्षा निम्नतम होगी, मतलब ना के बराबर। इसी कारण अरावली के पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है और पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं होती, और वर्षा नहीं होने के कारण ही यहाँ पे क्या है, शुष्क रूप में चीजें पाई जाती है, शुष्क क्षेत्र पाया जाता है। अब बात करें इसमें कितनी है, 10 से 40 सेंटीमीटर, इसको भी अंकित करते चले, 10 से 40 सेंटीमीटर। उसी के साथ देखें अरावली का, तो अरावली के पूर्वी भाग में अच्छी वर्षा होती है, पश्चिमी भाग में कम होती है, तो इसमें लगभग 40 से 60%, 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उसी के साथ हम देखें मैदानी प्रदेश में, तो मैदानी प्रदेश में आपके हो जाता है 60 से 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर वर्षा। अब उसी के साथ देखें हाड़ौती प्रदेश में, तो हाड़ौती प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है ना आपके 80 से 120 सेंटीमीटर, 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो ये था वर्षा का। अब हम देखें तो लगभग 50 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है वो लगभग राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। अगर ये ज्योग्राफी के अंतर एग्जैक्ट डाटा नहीं आता है कभी भी, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग करनी पड़ती है चीजें, क्योंकि वहां पे देखना पड़ता है 50 सेंटीमीटर है, 45 सेंटीमीटर है कि 48 सेंटीमीटर है, तो वहां पे हमें आंकड़ों के अकॉर्डिंग ही चीजें करनी पड़ती है, क्योंकि ज्योग्राफी के अंतर्गत ये समवर्षा रेखा, क्योंकि एक स्थान की तो हम डिसाइड कर सकते हैं, पूरे एरिया की औसतन ही लेनी पड़ती है। उसी के साथ हम देखें नदियां, कि इसमें नदियों का प्रवाह कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है। हमने देखा थार के मरुस्थल में कौन सी है, घग्गर और लूनी। पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी है, घग्गर और लूनी। तो नदियां भी लिख देते हैं, घग्गर और लूनी नदी प्रमुख रूप से तो यही पाई जाती है ना, यही नदी प्रवाहित होती है, घग्गर और लूनी। उसी के साथ हम देखें अरावली में आपकी आ जाती है बनास। कौन सी आ जाती है, बनास, यहां आ जाती है बनास। हाड़ौत पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो कि नदियों का प्रवाहित क्षेत्र भी है, ये नदियों का बेसिन क्षेत्र भी है, तो इसके अंतर्गत आ जाती है आपकी बनास, क्योंकि बनास भी तो चंबल में मिलती है। बाणगंगा, स्पेस कम पड़ रहा है क्या, चंबल और माही, चंबल और माही। अब उसी के साथ देखें हाड़ौती प्रदेश में, तो हाड़ौती प्रदेश में चंबल, पार्वती, आहू और काली सिंध, इसको भी अंकित कर देते हैं। चंबल, पार्वती, काली सिंध, काली सिंध, परवन और आहू, ये नदियां क्या प्रमुख रूप से प्रवाहित होती है। इनकी सहायक नदियां तो अनेक है, लेकिन इनकी जो प्रमुख रूप से क्षेत्र में देखें कि कौन कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है, उसके अकॉर्डिंग देखें तो घग्गर और लूनी नदी मरुस्थलीय प्रदेश में, बनास अरावली प्रदेश में हो जाती है आपकी। उसके बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश में देखें तो बनास, बाणगंगा, चंबल और माही। उसी के साथ देखें हाड़ौती प्रदेश में चंबल, पार्वती, आहू, काली सिंध और परवन। तो ये हो गए नदियां। अब उसी के साथ देखें जलवायु,
कि इन इन प्रदेशों में कौन कौन सी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। देखो, एक तो होता है मौसम और एक होती है जलवायु, दोनों में डिफरेंस होता है। क्योंकि मौसम होता है तात्कालिक स्थिति का या फिर कुछ समय पीरियड का, लेकिन हम जलवायु की बात करें लगभग 30 वर्षों का औसतन जो मौसम होता है, मौसमों की औसत होती है, वो क्या होता है, जलवायु। ठीक है, जो आपकी जलवायु होती है, मौसमों की औसत होती है, वो भी लगभग 30 वर्षों का औसतन मौसम, वो क्या कहलाता है, जलवायु। तो जलवायु में हम देखते हैं कि किस किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो जो आपका शुष्क प्रदेश है, मरुस्थल प्रदेश है, इसमें शुष्क और अर्धशुष्क, शुष्क और अर्धशुष्क। अब इसको विभाजित करें क्योंकि इसमें दोनों है, तो ये कुछ इस प्रकार है। ये वाला भाग आ जाता है आपका शुष्क, कौन सा जाता है, शुष्क। ये आपका जाता है अर्धशुष्क, कौन सा जाता है, अर्धशुष्क प्रदेश। उसी के साथ अरावली के देखें तो उपाद्र क्षेत्र में जलवायु कैसी है इसकी, उपाद्र, उपाद्र जलवायु। उसी के साथ देखें पूर्वी मैदानी प्रदेश, तो इसमें आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। किस प्रकार की, आर्द्र प्रकार की जलवायु। आपके हाड़ौती प्रदेश में यहां पे मिलती है अति आर्द्र, अति आर्द्र। देखो, आपने समवर्षा रेखा से विभाजित भी किया था 10 से 40 सेंटीमीटर शुष्क क्षेत्र में, उसके बाद आपके अरावली क्षेत्र में 40 से 60 सेंटीमीटर, मैदानी प्रदेश में 60 से 80 सेंटीमीटर, उसी के साथ हाड़ौती प्रदेश में 80 से 120 सेंटीमीटर। उसी के अकॉर्डिंग जलवायु में विभाजित किया गया है शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। ठीक है, इससे को लेकर आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको ये चीजें समझ होनी चाहिए, तभी हम भौतिक प्रदेशों को अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि इनके बारे में छोटी छोटी डिटेल है जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि हर एग्जाम में विभाजन आ जाता है। समवर्षा रेखा के बारे में पूछ सकता है, कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है ये पूछ सकता है। ठीक है, जनसंख्या कितनी निवास करती है ये भी पूछ सकता है। उसी के साथ कितना क्षेत्रफल है इसमें। उसी के साथ हम देखें तो राजस्थान को भारत के भौतिक प्रदेश में किस विभाग में बांटा गया है, इनके समय संबंधित चीजें आ सकती है कि अरावली का जो विस्तार है वो किस समय का काल का है। उसी के साथ पूर्वी मैदानी प्रदेश या थार के मरुस्थल से संबंधित आ सकता है। तो सभी से संबंधित ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको राजस्थान के भौतिक प्रदेश को पढ़ने से पहले चीजें समझ आनी चाहिए। अब बात करते हैं वन से संबंधित। वन से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं कि किस प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। समझ रहे हो ना, थोड़ा हंस भी लिया करो चीजों को लेकर समझ के, ऐसे बोरिंग से बैठे रहते हो सारे। अब बात करते हैं हम वन से संबंधित। तो आपके यहाँ पे कटीली झाड़ियां, क्योंकि वर्षा नहीं होगी तो कैसे प्रकार की जलवायु, किस प्रकार के वन पाए जाएंगे, कटीली झाड़ियां। ये हो गया आपकी कटीली झाड़ियां, कटीली झाड़ियां। उसी के साथ देखें तो ये आपका अरावली, अरावली में कौन सा आ जाए, उष्ण कटिबंध कांटेदार वन। कौन सा है, उष्ण कटिबंध कांटेदार वन, उष्ण कटिबंध कांटेदार वन। ये आपका औसतन है, क्योंकि किसी किसी क्षेत्र में अलग चीजें भी पाई जाती है, अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ये हम विभाग के हिसाब से औसतन रूप में आकलन कर रहे हैं। अब उसी के साथ देखें पूर्वी मैदानी प्रदेश में मिश्रित पतझड़ और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में सघन या सदाबहार वन। तो इसमें कौन सी है, मिश्रित पतझड़। उसी के साथ सघन या सदाबहार वन आपके दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में है। तो आपको चीजें समझ आ गई होगी, नदियां कौन सी प्रवाहित होती है, कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, कौन कौन से जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। उसी के साथ हम अब आगे चलते हैं। तो यहां पे देखें तो मिट्टियां, फसल और विशिष्टताएं कि यहाँ पे किस किस प्रकार की मिट्टियां मिलती है या पाई जाती है। उसी के साथ यहाँ पे कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं और इसकी क्या क्या विशेषता है, जो विशिष्टता रखता है अपना भौतिक प्रदेश। तो सबसे पहले सीमांकन कर लेते हैं। अब सीमांकन तो समझ में आ गया होगा आप सभी को अच्छे से। यह आपका हो गया हाड़ौती प्रदेश। अब देखें तो मिट्टियां, सबसे पहले मिट्टियों को विभाजित कर लेते हैं। किसको, मिट्टियों को। तो यहां पे आपकी यहां पे दो प्रकार की मिट्टियां मिलती है। शुष्क प्रदेश है उसमें दो प्रकार की
मिट्टियां पाई जाती है? एक तो एरिडोसोल्स और एक एंटीसोल्स। एरिडोसोल्स और एंटीसोल्स। जो आपके पश्चिमी भाग में है वो तो कौन सी है? एंटीसोल्स, एंटीसोल्स। और ये कौन सी है? एरिडोसोल्स, एरिडोसोल्स। ये आपको कठिन लग रही होगी नाम याद रखने में, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं है। एरिड का मतलब होता है शुष्क, शुष्क वाला सूखा, और एंटीसोल्स ये उससे भी कम उपजाऊ, मतलब बिल्कुल सूखी, एंटी। इसलिए ये कौन सी होगी? एंटीसोल्स। और ये एरिडोसोल्स। ये दोनों ही मिट्टी कहां पाई जाती है? थार के मरुस्थल में, शुष्क प्रदेश में। ठीक है। उसी के साथ हम देखें कि अरावली वाले प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो यहां पे आ जाएगी इनसेप्टिसोल्स। कौन सी? इनसेप्टिसोल्स, इनसेप्टिसोल्स। उसी के साथ हम देखें आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश, एल्फिसोल्स। यहां हो गया एल्फिसोल्स, एल्फिसोल्स। आप अगर मिट्टी का टॉपिक पढ़ते तो भी ये चीजें आपको करनी पड़ती, लेकिन हम इसमें क्या कर रहे हैं? समरी के रूप में चीजें समझ आ रही है कि कौन कौन से विभाग में, कौन कौन से प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है औसतन रूप से। एंटीसोल्स, एरिडोसोल्स, इनसेप्टिसोल्स अरावली वाले प्रदेश में, पूर्वी मैदानी प्रदेश में एल्फिसोल्स। ठीक है। उसी के साथ यहां आपके हाड़ौती प्रदेश में आ जाती है वर्टिसोल्स, वर्टिसोल्स। देखो एक चीज याद रखना, राजस्थान मतलब किसी भी भौतिक प्रदेश में आपकी मृदाएं हर जगह अलग अलग प्रकार की मिलती है। किसी जगह अलग प्रकार की मृदा है, किसी स्थान पर अलग प्रकार की मृदा है। तो मृदाओं का औसतन रूप से लिया जाता है, वरना तो किसी नदी है या झील है, उसके कारण उसका इकोसिस्टम चेंज हो गया, उसी के कारण वहां की मृदा भी चेंज हो जाती है। कोई पठारी प्रदेश है तो वहां पे अलग प्रकार की मृदा मिलती है। जो आपकी वर्टिसोल्स है ये वाली हाड़ौती प्रदेश में मिलती। तो ये हो गया आपकी मृदा। तो मृदा वाला भी कंसेप्ट आपको भौतिक प्रदेश में ही क्लियर हो जाना चाहिए। अब उसके बाद देखें अगला, तो फसल के बारे में। इसमें आप ये तो रासायनिक रूप से जो विभाजन किया गया है आपका, एंटीसोल्स, एरिडोसोल्स, इंसेप्टिसोल्स और एल्फिसोल्स और वर्टिसोल्स। इसी के साथ हम देखें ये आपके रेतीली बलुई मिट्टी, क्योंकि रेतीली बलुई मिट्टी है। उसके साथ काली भूरी पथरीली अरावली वाले मिलने में। उसी के साथ जलोढ़ दोमट मिट्टी मैदानी प्रदेश में, क्योंकि नदियों का प्रवाह होता है। काली लाल कछारी मिट्टी ये आपकी हाड़ौती प्रदेश में, क्योंकि लावा का पठार का विस्तार हो रखा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सी मृदा है? काली लाल कछारी मृदा। तो मृदा वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। उसी के साथ अब हम चलते आगे। तो यहाँ पे फसल, तो यहाँ पे देखो इकोसिस्टम, यहाँ की जलवायु है औसतन शुष्क। कैसी जलवायु है? शुष्क। तो शुष्क जलवायु है तो यहाँ पे फसलें भी कैसी होगी? जिसको कम जल की आवश्यकता होगी, ज्वार बाजरा मोठ। उसी के साथ अरावली प्रदेश में मक्का ज्वार, पूर्वी मैदानी प्रदेश में गेहूं जौ चना सरसों, क्योंकि सारी औसतन लगभग। मसाले सोयाबीन कपास ये कहां पे? बहुतायत में वर्टिसोल्स मृदा में, जो कि आपके दक्षिण पूर्वी हाड़ौती प्रदेश में। सॉरी। उसी के साथ विशिष्टता, देखो विशिष्टता एक प्रदेश की एक अहम विशेषता होती है, एक विशेषता होती है जिसमें हम देखें कि आपके मरुस्थलीय प्रदेश में सर्वाधिक बालू का स्तूप मिलते हैं, क्योंकि ये एक प्रदेश की थार के मरुस्थल की एक विशेषता है कि मिट्टी के धोरे मिलते हैं। तो उन बालू का स्तूपों की विशेषता पाई जाती है थार के मरुस्थल में। उसी के साथ हम देखें अरावली प्रदेश, क्योंकि अरावली प्रदेश है खनिज संपदा से बहुतायत मिलते हैं, इसमें खनिज संपदा बहुतायत में मिलते हैं अरावली वाले प्रदेश में। क्योंकि उसी के साथ पूर्वी मैदानी प्रदेश बीहड़, बीहड़ प्रदेश कहां मिलता है आपको? सवाई माधोपुर करौली वाले भाग में, करौली धौलपुर, क्योंकि चंबल से बनते हैं ना बीहड़ ज्यादातर। उसी के साथ लावा पठार, और लावा पठार कहां मिलेगा आपका? हाड़ौती वाले प्रदेश में। तो ये चीजें जो आपको राजस्थान के भौतिक प्रदेश में एक समरी के रूप में समझाई गई है, वो सभी परीक्षा की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीजें एक छोटी छोटी माइनर चीजें हैं जो आपसे गलत हो जाती है। और ये वो समरी है जो आपको ज्यादा नहीं पढ़ के, कम चीजें पढ़ के ही आपको सिलेक्शन की दौड़ में आगे बढ़ा सकती है। तो
आज वाला चैप्टर हम यही खत्म करते हैं। आगे अगली क्लास में हम विभाजन करेंगे थार के मरुस्थल का भी, उसके साथ अरावली का भी, उसी के साथ पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो ये वाली जो क्लास थी आप हर विद्यार्थी के पास शेयर कर दे जो भी राजस्थान से संबंधित कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उन सभी की परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। और जो भी विद्यार्थी इसको शेयर नहीं कर रहा है, क्योंकि शेयर करो तभी तो हमें मोटिवेट मिलेगा, तुम जितने पढ़ोगे उस चीज को। आपके कमेंट भी आने चाहिए आप किस किस जगह से हमारी क्लास से देख रहे हैं। आपके लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। इसी के साथ हम अगली क्लास में मिलते हैं आपको, और क्लास को जल्दी से शेयर कर देना सभी साथियों के पास। क्लास में मजे आ रहे नहीं आ रहे आप, या शांत तरह से बोरिंग तरह से पढ़ रहे हो? चीजों को धीरे धीरे हर एक बिंदु को पहलू को पकड़ना सीखो, जिससे कि हर चीज आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। ये वो बेसिक चीजें हैं जो आपके भौतिक प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इससे क्वेश्चन अलग जाते हैं आपके, और परीक्षा की दौड़ में आप आगे पहुंच जाओगे। इसी के साथ हम कल मिलते हैं आप फिर से। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।